सभा के अध्यक्ष जी और बरगढ़ के सभी साथी, सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं बरगढ़ आने की अपनी खुशी आपसे शेयर करना चाहूँगा। हर शहर, हर कस्बे, हर इलाके की अपनी ऐतिहासिकता है इस मुल्क में। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे कस्बे हैं, लेकिन सबकी कोई न कोई ऐतिहासिकता है और उसके सांस्कृतिक राजनीतिक पहलू हैं। इसलिए मैं जब भी किसी नए शहर में जाता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इस ज़िंदगी में ये नया शहर देखा। और भारत के 2 राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में मैं गया हूँ। उड़ीसा में कई बार आया हूँ, लेकिन बरगढ़ आने का मौका पहली बार मिला। तो सब शहर तो घूमा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे बहुत आत्मिक खुशी हो रही है, इसलिए भी कि हमारे समय के एक बहुत बड़े चिंतक, विचारक, राजनीतिक किशन पटनायक का ये कर्मभूमि, कर्मस्थल रहा है। तो मैं हमेशा किशन जी से जब भी बातचीत मेरी होती थी एक अखबार नवीस के तौर पे, तो वो संभलपुर और बरगढ़ को ज़रूर याद करते थे और इस इलाके से उनका लगाव ही नहीं था, पूरे देश से लगाव था, लेकिन इसको एक कर्मभूमि वो अपनी मानते थे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं संविधान का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एडवोकेट भी नहीं हूँ, सीनियर एडवोकेट। मैं कोई लॉ फैकल्टी किसी यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट का मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। आई एम ए जर्नलिस्ट, एक बहुत ही साधारण पत्रकार हूँ। लेकिन संविधान और संविधान सभा से एक लगाव रहा है, क्योंकि जिस मुल्क का मैं हूँ, जिस मुल्क में पैदा हुआ, जिसको प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, उस देश का संविधान, उसे भी मोहब्बत हमें करनी है और करना चाहिए, उसको समझना है। जब मैं जर्नलिस्ट बना तो संविधान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि मेरा विषय इतिहास था। लेकिन संविधान को ठीक से नहीं पढ़ा था, बस हल्की फुल्की जानकारियाँ थीं जो पाठ्य पुस्तकों में दी जाती थीं, उतनी ही जानकारियाँ थीं। लेकिन जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स का जर्नलिस्ट पहली बार जीवन में बना, मेरी पहली नौकरी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में थी। और उन दिनों एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट जो होते थे वे वेज बोर्ड में होते थे, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होते थे। तो टाइम्स ग्रुप देश का सबसे बड़ा अखबार था, वेज बोर्ड में सबसे नंबर 1 था, तो कंपटीशन से नौकरी मिलती थी वहाँ पे। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे कहा गया था कि आप पॉलिटिकल बीट करेंगे। शुरू में ही मुझे पॉलिटिकल बीट मिल गई। तो मैं लाइब्रेरीज़ में विधानसभा की बहुत बैठता था। तब मैं दिल्ली, पहले दिल्ली में अपॉइंट हुआ, लेकिन वहाँ के बाद मुझे ट्रांसफ़र किया गया प्रमोशन के साथ एक स्टेट में, जो आपके स्टेट से काफ़ी जिसका लगाव रहा है इतिहास में अगर आप देखिए, और वो राज्य था बिहार। हालांकि मैं पैदाइश मेरी यूपी की है, पढ़ाई लिखाई यूपी की है और दिल्ली की है। तो जब मैं वहाँ गया तो विधानसभा में मैंने पहली बार वहाँ पर संविधान सभा की डिबेट्स की कुछ वॉल्यूम्स मैंने देखे, बड़ा लगाव हुआ, फिर भी पूरा नहीं पढ़ सका। लेकिन जब मैं अपनी आखिरी नौकरी जो जीवन की थी, वो 2012 तक मेरी नौकरी रही। 2012 में मैंने उस नौकरी से इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था, और वो नौकरी थी राज्यसभा टेलीविज़न का फाउंडर एडिटर। तो मैं, जो अब संसद चैनल कहलाता है, तो राज्यसभा टीवी का जब मैं एडिटर बना तो मैंने सोचा कि मैं अपने मातहत जो काम करने वाले यंग जर्नलिस्ट हैं उनसे प्रोग्राम बनवाना अगर है मुझे पार्लियामेंट के लिए, तो पार्लियामेंट के चैनल में केवल प्रोसीडिंग को क्यों हम दिखाते हैं। केवल प्रोसीडिंग ही नहीं दिखाएंगे, प्रोसीडिंग तो दिखाते ही हैं, वो तो राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी के बनने से पहले से दिखा रहे हैं दूरदर्शन के जरिए। हमें कुछ और प्रोग्राम दिखाना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि संविधान सभा के जरिए हम ये आगे बढ़ सकते हैं इस पर, और उस नाते हमने संविधान सभा को पढ़ना शुरू किया। और संविधान सभा की डिबेट्स जितनी हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में मिलती थी, बीच बीच में समय निकालकर थोड़ा बहुत पढ़ता था। मैं ये नहीं कह सकता कि सब कुछ मैं पढ़ गया हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जो वकील हैं,
अधिवक्ता और विद्वान हैं कानून के, वो हमसे ज़्यादा पढ़े हैं। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये भूमिका इसलिए मैंने बनाई कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि मैं तो जैसा मैंने कहा कि मैं आई एम नॉट ए स्कॉलर, लेकिन चूँकि देश 75 साल गुजार चुका है गणतंत्र में, 75 पूरा हो रहा है, तो इस मौके पर मुझे तो लगता ये है कि इस देश के एक एक युवा को अपने देश के संविधान के बारे में, अपने देश के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में देखने समझने की ज़रूरत है। मैं तो ये भी कहूँगा कि एक ज़माना था जब संविधान को केवल सुना जाता था दूर दूर से, लेकिन हम तो कहते हैं कि अब पाठ्यक्रम में भी हाई स्कूल या इंटर के लेवल तक प्रियम्बल जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए कि कम से कम प्रियम्बल को हमारे स्टूडेंट्स हैं बचपन से पढ़ें, 10th और 11th 12th तक जाते जाते लोग पढ़ सकते हैं, और उनको समझाया जाए कि इस प्रियम्बल का मायने क्या है। हम मुल्क ये जो बना है रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके मायने क्या हैं, किसी दूसरे मुल्क से इस मुल्क का डिफरेंस क्या है, उसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है जो हमने प्रियम्बल में अचीव किया है। और हम भारत के लोग, हमारा संविधान शुरू होता है यहाँ से, उसका क्या मतलब है। ये किसी व्यक्ति ने संविधान नहीं सौंपा है हमें, हम भारत के लोगों ने ये किया है। तो इसकी जो आपने जो विषय हमारे लिए चुना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट, तो इस लिविंग डॉक्यूमेंट जीवंत एक दस्तावेज का सबसे खूबसूरत अगर कोई प्रमाण है तो यही है कि एक ऐसा संविधान दुनिया का है जिसे उस देश के लोग बनाते हैं, उस देश के लोग अपने आप को समर्पित करते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, उन्होंने इसी भावना से उसको बनाया। कई पॉलिटिकल पार्टीज थीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जा पाई, कुछ ने तो बायकॉट कर दिया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग भी वहाँ गए उन्होंने ये नहीं समझा होगा, बहुत सारे लोग, कि वो अपने हिसाब से अपने पक्ष से केवल बना रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उस पर डॉक्टर अम्बेडकर जो बिल्कुल नए नए मेंबर बने थे और कांग्रेस उनके साथ नहीं थी और वो कांग्रेस के विरोधी थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को 20 मिनट का समय दिया गया, 15 या 20 मिनट का। दैट वाज द फर्स्ट स्पीच ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू ने सबमिट किया, पेश किया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, खासकर उसके शुरुआती जो कुछ पहलू आए थे, बहुत आलोचना की। लेकिन बाद में उन्होंने एक पर्सपेक्टिव में ये भी कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि लेकिन हम लोग एक ऐसे मुल्क को बनाने जा रहे हैं, एक ऐसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एकजुटता की बहुत बड़ी ज़रूरत होगी। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। आप अगर उनके स्पीच को देखें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो उसके ऑब्जर्वेशंस जो बहुत सारे किताबों में मिलेंगे, वो लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज न जाने क्या क्या कर देंगे, क्योंकि ये तो गांधी विरोधी हैं, कांग्रेस विरोधी हैं, नेहरू विरोधी हैं। लेकिन बाद में उन्होंने आलोचना जरूर की, लेकिन कुछ बिंदुओं पर की, और बाद में उन्होंने यूनिटी का आह्वान किया, यूनाइटेड इंडिया। तो ये इस संविधान की खूबसूरती है कि ये वाकई अगर देखा जाए इसकी पूरी प्रक्रिया इसके बनने की, वो बहुत जीवंत है, बहुत ही वाइब्रेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमको इसको जुमला नहीं समझना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ऐसा नहीं है। इसको आप इसकी तह में जाइए, तब हम समझ पाएंगे कि इसके मायने क्या हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी व्याख्या बहुत ही हल्के ढंग से करते हैं। अभी मैं पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री का बयान, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान देख रहा था किसी स्टेट के। उन्होंने इसको व्याख्यायित किया कि जीवंत दस्तावेज क्यों है। उन्होंने कहा क्योंकि इसमें आर्टिकल 368 है।
इसमें भारत के संविधान में जो आर्टिकल 368 है वो इसको वाइब्रेंट बनाती है। कैसे बनाती है? क्योंकि वो आपके संविधान में संशोधन की स्वतंत्रता देती है। हमारे संविधान में, आपको याद है ना, आप सब जानते हैं कि कोई भी सरकार आती है तो कई बार उस संविधान में संशोधन करती है, कभी करती है, कभी नहीं भी करती है, कभी ज़्यादा करती है, कभी कम करती है, लेकिन करती है। लेकिन ये पॉसिबल दुनिया के कई संविधानों में होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हमारे संविधान में है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने बड़े विद्वान हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने मिलकर इसको 368 आर्टिकल को फ्रेम किया। इसके लिए सब कमेटी बनी थी। देयर वाज ए सब कमेटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उस सब कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए कि भविष्य की परिस्थितियों के मद्देनजर अगर कोई बात उभरती है तो लोग संविधान का संशोधन कर सकें। संविधान को बदलने की बात नहीं है, संविधान का संशोधन, कुछ चीजें जोड़ने की। तो आर्टिकल 368 को कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि साहब इसलिए जीवंत है क्योंकि उसमें आर्टिकल 368 है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही यांत्रिक व्याख्या है। यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल, एक बहुत ही उथली, एक बहुत ही हल्की व्याख्या है। इसमें गंभीरता नहीं है, इसमें गहराई नहीं है, इसमें व्यापकता नहीं है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं तथ्यों पर बोलने वाला आदमी हूँ, और मैं बहुत सारे जो राजनीति में आजकल हमारे देश की तथ्य कम बोले जाते हैं, सोशल मीडिया पर तथ्य कम बोले जाते हैं। आप देखिए ना, तथ्यों से ये देश दूर होता जा रहा है। हमारा केवल राजनीति दूर नहीं हो रही है, हमारे यहाँ तथ्य और सत्य से, हमारे यहाँ मीडिया भी तथ्य और सत्य से इतना दूर हो गया है कि लगता है कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जितनी दूरी है उतनी दूरी तथ्य और सत्य के बीच और मीडिया के बीच हो गई है। वही हाल सोशल मीडिया का है। ये आया था कि भाई हम वैकल्पिक मीडिया बनेंगे, लेकिन इसमें भी वही स्थितियां हैं। जो जितना चीख रहा है, जो जितना गाली दे रहा है और उल-जलूल बातें किए जा रहा है, उसको मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। टेलीविज़न में एक्सेप्शन नहीं है देश के, लेकिन प्रिंट मीडिया में एक्सेप्शंस हैं। अगर आप नेशनल डेलीज को देखें तो कई ऐसे अखबार हैं जिसमें एक्सेप्शंस हैं, वो अभी भी अखबार बने हुए हैं। उसी तरह से बहुत सारे सोशल मीडियाकार हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइटें हैं, उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं। लेकिन बड़े स्तर पर जो राजनीति का हाल है वही हमारे देश में मीडिया का है, हर जगह वही हाल है। तो इसीलिए आज की ज़रूरत आप सभी लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को भी समझाएं, नई पीढ़ी को बताएं कि सबसे बहुत ज़रूरी बात आज है अपने देश को बचाने की और अपने गणतंत्र को बचाने की, अपने सम्मान को बचाने की। पूरी दुनिया में भारत का बहुत सम्मान होता है, इसके बावजूद कि हम लोग गरीब देश हैं, अभी भी बहुत ताकतवर हम देश नहीं बने हैं अगर आप दुनिया के पैमाने पर देखिए तो ये सम्मान हमको क्यों है? हमारी सिविलाइजेशन के कारण, हमारे रोल के कारण, भूमिका जो वैश्विक भूमिका रही है। तो इसलिए अपने सम्मान को बचाने के लिए हमें तथ्यों और सत्यों की तरफ जाना चाहिए, हमें अटकलों पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे संविधान के बारे में भी अटकलें लगती हैं। इसीलिए मैं इस पर आज जोर दे रहा हूँ कि हमारा संविधान जीवंत इसलिए नहीं है कि उसमें आर्टिकल 368 है, इसलिए जीवंत है कि वो एक शानदार जीवंत बहस के बाद बना है। इतनी शानदार जीवंत बहस हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, डिस्पाइट ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल स्ट्रीम। जैसे आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टियों ने बायकॉट किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने गए ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये आज़ादी झूठी है इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। सोशलिस्ट पार्टी का बड़ा हिस्सा गया ही नहीं, ये कहकर कि इसमें हमारा परसेंटेज कम है इसलिए हम कैसे जाएंगे, हम तो बड़ी मुश्किल में हैं। बाद में पश्चाताप हुआ तो जयप्रकाश नारायण ने नेहरू को पत्र लिखा कि हम संविधान सभा में फिर आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पार्टी ने डिसाइड किया है कि हम आना चाहेंगे। लेकिन तब तक कोटा पूरा हो गया था, जितनी सीटें संविधान सभा में निर्धारित थी वो पूरी हो गई थी। तो जयप्रकाश नारायण को बहुत प्यार से नेहरू ने वो चिट्ठी लिखी, और वो चिट्ठी सभी जगह पुस्तकालयों में आपको मिल जाएगी, जो बड़े लाइब्रेरीज हैं। बहुत दिलचस्प चिट्ठी है, उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जेपी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपको एहसास हुआ कि आप गलती किए। गलती मतलब आपकी पार्टी ने गलती की, उस समय वो सोशलिस्ट पार्टी में थे, ये बताना जरूरी है। लेकिन अब संभव नहीं है
क्योंकि हमारा जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ सोशलिस्ट गए थे, जैसे प्रोफेसर के.टी. शाह, और भी बहुत सारे लिबरल्स गए थे, बहुत सारे अच्छे समझदार विद्वान लोग गए थे, आपके प्रदेश से गए थे। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस थे मिश्रा साहब, उनके पिता संभवतः थे, पिताजी, यस, वो उसके बहुत ही आदरणीय मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उन्होंने कई मुद्दों पर बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने तो फेडरलिज्म की पूरी बहस, फेडरलिज्म बनाम स्ट्रॉन्ग सेंटर, उस बहस में बहुत बड़ा रोल था उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि इसलिए हमारा जीवंत एक दस्तावेज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बिकॉज ऑफ आर्टिकल 368 बट बिकॉज ऑफ वाइब्रेंट बहस की ये पैदावार है, ये उपज है उस बहस की जो दुनिया के किसी भी संविधान को बनाने में इतनी बहस नहीं हुई होगी जो इसमें, और बहुत जेन्युइन लोगों द्वारा। ये तो आपको मानना पड़ेगा। हम चाहे जितनी नाराजगी जाहिर कर लें अपने अतीत के नेताओं से कि वे बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत विद्वान लोग थे, बहुत कमिटमेंट था अपनी जनता के लिए। कोई 10 साल जेल में रहा, कोई 8 साल जेल में रहा, कोई 11 साल जेल में रहा, कोई कहाँ भेजा गया, कोई बेंत से मारा गया, कोई कोड़े से मारा गया। क्या कमिटमेंट था उस तरह के उस समय के लोगों का। बच्चे भूखे मर गए, किसी के बच्चे दवा के अभाव में मर गए। कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे भी मर गए थे। आप लोगों को शायद हो सकता है मालूम हो, उनके बच्चे भी मरे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारे देश के जो आज़ादी की लड़ाई में क्या उनका रोल था, और वे सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने बहुत जीवंत बहस से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और एक नहीं, दुनिया के कम से कम 20-25 देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय तक, संविधान जो था, उसका गहन अध्ययन हमारी सब कमेटीज ने किया। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उप समितियां बनी थी, बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई गई थी संविधान बनाने में। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो वरिष्ठ मेंबर थे, जिनको माना गया कि बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनको एक सभापति बना दिया गया एक कमेटी का, उप समिति का, और उनके अंडर में मान लीजिए 8 या 9 लोग हैं। अब उस विषय पर वो पूरा ब्यौरा पेश कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि ऑस्ट्रिया का जो संविधान है उसमें ये है, कोई कह रहा है जर्मनी का संविधान है उसमें ये है, कोई कह रहा है अमेरिका का संविधान ये है, कोई कह रहा है स्वीडन का ये है, अमेरिका का ये है, डेनमार्क का है। सब पढ़े हुए थे। इतने देशों का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पढ़ा गया था, और उसको रिफर किया गया कि शायद दुनिया में इस तरह का संविधान बनाने में इतना गहन अध्ययन नहीं किया गया है। तो इसलिए हमारा संविधान जीवंत है। एक तो ये पक्ष में आपके सामने रखना चाहता था। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये क्या है, ये तो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1935 का मॉडर्न एडिशन है, थोड़ा उसमें रद्दो बदल करके बेहतरीन बना दिया गया है। ये बिल्कुल गलत बात है। जरूर उसकी आधारशिला उससे कुछ लिया गया है, इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उससे ग्रहण नहीं किया गया है, 1935 के एक्ट से लिया गया है। लेकिन जो संविधान, जो हमारा पूरा जो एक प्रारूप उभर कर आया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिसको फ्रेम किया, और वो फ्रेम उप समितियों के रिकमेंडेशन की रोशनी में किया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अम्बेडकर साहब एक दिन बैठे और उन्होंने शुरू किया और 13 दिन या 14 दिन या 2 साल या 1 साल में संविधान लिख दिया, ऐसा नहीं है। सारी उप समितियों के रिकमेंडेशंस आते थे, वो सारे संकल्प आते थे, सारे प्रस्ताव आते थे, और उसकी रोशनी में तब बहस होती थी। फिर वो संसद में जैसे बहस आपकी होती है वैसे बहस होती थी सेंट्रल हॉल में, और फिर उस बहस से जो निकलता था, कुछ निकाला जाता था, कुछ पास होता था। उस पर B.R. अम्बेडकर को अगर आप पढ़ें उस लाइवली डिबेट को, तो पता चला कि एक दूसरे से क्या इंटेलेक्चुअल युद्ध कर रहे हैं। आजकल लोग तो गाली मैंने तमाम तरह की चीज़ें कहते हैं, आई एम सॉरी टू से, असेंबलीज में, और कई बार तो सदन, लोकसभा, राज्यसभा में भी हो जाता है ऐसा आजकल। लेकिन उस वक्त युद्ध होता था वैचारिक, लेकिन क्या सम्मान एक दूसरे का होता था, इतना सम्मान की कल्पना नहीं की जा सकती है। वो लेवल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सचमुच मेरे पास, काश मैं इसको बचपन में पढ़ लिया होता, यानी मैं जब युवा था तो मुझे अच्छा लगा होता, लेकिन मैंने काफ़ी बाद में पढ़ा।
तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट डिबेट, मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप अपने बच्चे जो 11-12 में पढ़ते हैं उनसे ज़रूर कहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट ज़रूर पढ़ें। वो उनको बहुत फ़ायदा होगा। यकीनन जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो हो सकता है उनका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, नागरिक शास्त्र या दूसरे और विषय पढ़ना चाहते हैं, उनको ज़रूर आपको बताना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि वो विद्वान बनेंगे, इसलिए कि वो अच्छे इंसान बनेंगे, वो अच्छे नागरिक बनेंगे, वो जानेंगे कि ये देश आज़ाद कैसे हुआ, कौन लोग आज़ाद कराने वाले थे और कौन लोग संविधान बनाने वाले थे, कितनी मेहनत, कितने बलिदान से ये गणतंत्र खड़ा हुआ है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने बच्चों से ज़रूर कहें। तो एक तो ये कि जीवंत दस्तावेज क्यों है, इसके दो जो मैंने कारण बताए कि एक तो पूरी दुनिया भर के संविधानों का निचोड़ है, उनके बेहतरीन चीज़ों को लिया गया है और उनके खराब चीज़ों को ड्रॉप किया गया है। एक तो ये है, इसलिए जीवंत है। दूसरा यह है कि जीवंत बहस से पैदा हुआ है, इतनी जीवंत बहस जो दुनिया में कहीं नहीं हुई, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो एक तो ये कारण है। और तीसरी जो बात इसमें जोड़ी जा सकती है कि आज़ादी की लड़ाई में जो विचार पैदा हो रहे थे ग्रासरूट लेवल से, उसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि साहब हम फेडरलिज्म को आगे बढ़ाएं केवल, और सेंटर को कमज़ोर होना चाहिए, फेडरलिज्म होना चाहिए। लेकिन अम्बेडकर जो अपनी पार्टी के अकेले थे, मतलब वो कांग्रेस के तो नहीं थे ना, वो तो मुस्लिम लीग से उनको नॉमिनेट किया था, बंगाल से। जब कांग्रेस से वो देख लिए कि हमको ये लोग नहीं संविधान सभा में जाने देंगे, तब उनको अंततः जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने, उन्होंने जो बंगाल जो था, यूनाइटेड बंगाल, उस वक्त उनको वहाँ से नॉमिनेट करवाया कि आप संविधान सभा में आपका जाना जरूरी है, क्योंकि आप जैसा कोई विद्वान नहीं है। और इस बीच में पार्टीशन हो गया, पार्टीशन डिक्लेयर हो गया, तो वो सीट उनकी खत्म हो गई, उनकी सीट ही खत्म हो गई, वो मेंबर नहीं रहे। तब उनको बाद में बंबई से, वहाँ की जो असेंबली थी लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ से उनको असेंबली में लाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कांग्रेस ने तब समर्थन किया। क्यों किया समर्थन? क्योंकि तब तक वो अपना दिमागी इल्म दिखा चुके थे संविधान सभा में, तब तक उनका पूरा वो चीज़ रोशन हो चुका था, पूरी दुनिया के सामने आ चुका था कि व्हाट अम्बेडकर इज़। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब बात आई तो उनको चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। और कैसे चेयरमैन बने अम्बेडकर, ये भी बता दूं, हालांकि थोड़ा विषय से विषयांतर है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और वो भी बरगढ़ में, जो बहुत संघर्षों की भूमि रही है, खासकर किसान आंदोलन की। देखिए, ये जो अम्बेडकर साहब और गांधी जी का यूँ 36 का रिश्ता था, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। लोग ये समझते हैं कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे क्योंकि अम्बेडकर ने गांधी को बिल्कुल डिमोलिश किया, खासकर एलिनेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब लिखकर। एलिनेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने बताया ना कि कांग्रेस की पूरी थीसिस जो है गलत है, और क्यों गलत है। महात्मा गांधी ने उसका जवाब दिया, महात्मा गांधी का जो जवाब आया उसका जवाब दिया अम्बेडकर ने, और ऐसा जवाब दिया गांधी जी को कि गांधी जी फिर आगे नहीं बढ़े, उन्होंने फिर जवाब देना उचित नहीं समझा। जो भी हो, मैं दोनों महान थे, मैं तो दोनों को महान मानता हूं, लेकिन सचमुच कितने दोनों महान थे, अब आप इसकी महानता सुनिए। भारत की संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया? महात्मा गांधी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे नहीं। दिस वाज रिकमेंडेड बाई महात्मा गांधी टू जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आजाद। ये लोग जो मिलने गए बापू से कि बापू ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन एक हमको बनाना है, क्या किया जाए। अभी उनकी निशंस हत्या नहीं हुई थी गांधी जी की, ये तब की बात है। तो गए कि बापू बड़ी मुश्किल है, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन बनाया जाए। तो उस समय दुनिया में जहाँ भी संविधान बन रहे थे, बहुत सारे नौ स्वाधीन देशों में संविधान बन रहे थे और कईयों के बन चुके थे। जैसे जापान का बन चुका था थोड़े ही दिन पहले, और जापान का संविधान अमेरिकन्स ने बनवाया, जापानियों को उसमें घुसने नहीं दिया, और बहुत खराब संविधान बना, और वही संविधान आज तक चल रहा है। लेकिन जब अपना संविधान बन रहा था तो ये
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए अमेरिकन एक इंटेलेक्चुअल का नाम आया, एक फ्रांस के आया, वो बाहर के लोग भी लिए जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की सरकारें, इंटेलेक्चुअल लिए जाते थे, बड़े अटॉर्नी, बड़े सीनियर एडवोकेट या बहुत कानूनविद। तो महात्मा गांधी के यहाँ जब ये बात गई कि विदेश से इतने बड़े विद्वान को हम लोगों ने लाया है नाम, और ये इनमें से आपको, तो उन्होंने कहा अरे कहाँ लालटेन लेकर खोज रहे हो, वो अपना B.R. अम्बेडकर से बड़ा विद्वान कौन है कानून और संविधान का, उसको बनाओ चेयरमैन। ये उस महात्मा गांधी ने प्रपोज किया जिसके विचार और चिंतन की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी अम्बेडकर ने। और वो महात्मा गांधी कितनी मोहब्बत अंदर रही होगी और कितना सम्मान रहा होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विद्वता का कि उन्होंने नाम प्रपोज किया। ये कम लिखा गया है, इसके बारे में कम बोला गया है, बहुत लोगों को अंदाज नहीं है। कई जगह जब मैंने ये बात कही तो अम्बेडकरवादी हमसे नाराज हो गए, कई अपने को अम्बेडकरवादी कहने वाले। मैं तो कोई वादी नहीं हूँ, मैं केवल पत्रकार हूँ। तो उन्होंने हमसे पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि अम्बेडकर को गांधी ने बनाया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि अम्बेडकर साहब बने कैसे, अगर उन्होंने नहीं बनवाया तो किसने बनाया, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी के अकेले थे। पूरी संविधान सभा में कांग्रेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, तो किसने बनाया। तब मैंने उनको बताया कि देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं, और इस बारे में बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी प्रामाणिक चीज़ें हैं। भीखू पारिख ने स्वयं अपनी किताब में लिखा है, जो बहुत मशहूर किताब है, और इतनी मशहूर किताब है, वो बड़े गांधीवादी हैं। आप मालूम है ना, वो ब्रिटेन में संभवतः रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, पॉलिटिकल साइंस के दुनिया के विख्यात विद्वान हैं भीखू पारिख। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है डिबेटिंग इंडिया में, उसमें संभवतः और भी जगह है। तो ये आप कल्पना कीजिए कि ये कैसा संविधान बना जिसमें महात्मा गांधी रिकमेंड कर रहे हैं अम्बेडकर को कि तुम चेयरमैन रहोगे, और वो चेयरमैन बने, जिसका कोई आदमी नहीं था संविधान सभा में। अब मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ कि मैं सभापति बनूंगा, और आप लोगों को कोई मुझे नहीं पसंद कर रहे हैं, फिर भी आप बन रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं बनूँ। आप कल्पना कीजिए कि आप लोगों में सबसे वरिष्ठ हैं, महात्मा गांधी ने नाम लिया और सब स्वीकार कर लिया सबने, ये स्थिति थी। तो एक तो ये बात जो मैं कहना चाहता था कि ये प्रक्रिया हमारे संविधान के बनने की रही है। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि देखिए, इस संविधान को हमें इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि संविधान के निर्माताओं ने किस रूप में इसको लिया। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं आज, थोड़ा मैं करंट डिस्कोर्स जो पॉलिटिक्स के हैं उनको भी मैं टच करना चाहूँगा इस बारे में, कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि संविधान को अगर बदलते रहना चाहिए या इसमें चेंजेस लाने चाहिए आर्टिकल 368 का बहाना बनाकर। देखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान की दो चीज़ों को आप टच नहीं कर सकते, और ये संविधान की जीवंतता है। ये उसका यूँ कहा जाए कि उसका वाइब्रेंट जो करेक्टर है, जिसको आप कह रहे हैं ना कि वो एक जीवंत दस्तावेज है, तो वो क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि कुछ चीज़ें अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपने गणतंत्र के लिए, वो जैसे लगता है ना कि डायरेक्शन निर्धारित कर देती हैं। उसमें एक है प्रियम्बुल, जिसको स्वयं B.R. अम्बेडकर ने फ्रेम किया, और जिसमें 3 लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अन्य लोग थे हमारी उप समिति के, और उसमें अलादी अय्यर थे, इसके अलावा नेहरू थे, पटेल थे। ये इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाई थी, और सबने स्वीकार किया, और फिर बाबा साहब ने उसको फाइनल शेप दिया। उसमें एक शब्द जोड़ा, और भ्रातृत्व, जो आप देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप उठाकर देखिए अपना गूगल पे, जो प्रियम्बुल है उसमें सारे शब्द थे लेकिन भ्रातृत्व नहीं था, तो उसको फिर जोड़ा उन्होंने, अम्बेडकर ने, फ्रेटर्निटी। और जो सबसे पहला जो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के अलावा जो एक आधारशिला थी हमारे संविधान के निर्माण की, वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। वो तो आप लोग, बहुत लोग होंगे जो यहाँ संविधान को जानने वाले, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जानते होंगे। वो जब संविधान सभा हमारी बैठी सेंट्रल हॉल में, तो शुरुआती दौर में नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था, उसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो उसी के आधार पर सारी बहस की चर्चा होनी थी, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि अम्बेडकर ने उस पर आलोचना की, और लेकिन बाद में यूनिटी भी की, यूनिटी का आह्वान भी किया,
और वो जो आलोचना का बिंदु था, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि आप जो हैं राइट्स तो दे रहे हैं लोगों को, आप राइट्स की बात तो कर रहे हैं कि ये राइट होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, लेकिन आप रेमेडी नहीं दे रहे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग राइट्स बट नॉट द रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब समाधान, कि भाई ये राइट देंगे तो स्थितियां जो पैदा होंगी उनका समाधान फिर क्या है। तो इस पर काफ़ी बहस चली और कंसेंसस इमर्ज हुआ। तो यह भी इस संविधान की एक बहुत बड़ी खूबसूरती थी। तो मेरा यह मानना है कि जो प्रियम्बुल अपने संविधान का है वह दुनिया के महानतम संविधानों को भी अगर आप देखिए तो ऐसा प्रियम्बुल आपको नहीं दिखेगा। बहुत सारे समाजवादी मुल्क हैं दुनिया में, थे, अब तो नहीं हैं, बहुत कम हैं, लेकिन समाजवादी मुल्कों में समानता की बात तो है लेकिन लोकतंत्र की बात नहीं है। हमारे यहाँ समानता की भी बात है, लोकतंत्र की भी बात है। ये खूबसूरती है इस संविधान की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि समाजवाद क्यों है, ये तो इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें पंथ निरपेक्षता क्यों है, सेकुलरिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये क्यों है, ये तो इंदिरा गांधी के समय जोड़ा गया। तो भाई संविधान संशोधन ही हुआ ना, वो भी संविधान संशोधन आज की तारीख में भी हो रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि ये जोड़ा क्यों गया। मेरा ये मानना है, जितना मैंने एक संविधान को पढ़ा है और बहुत ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, कि हमारा जो पूरा का पूरा संविधान है वो अपने कैरेक्टर में सेकुलर है, सेकुलर है। आप हमारे संविधान की जितनी आर्टिकल्स हैं ओरिजिनल संविधान की, उसमें एक भी कोई आर्टिकल हमको दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं सभी मित्रों को, आपको नहीं पूरे देश में, जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म क्यों है। हम सभी उन मित्रों से कहते हैं कि भाई एक अच्छा लेख लिखो, हम उसका जवाब दे देंगे। एक आर्टिकल बताइए जिसमें कि कम्युनल आउटलुक हो, किसी भी धारणा के बारे में, किसी भी विचार के बारे में, किसी भी प्रक्रिया के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी अधिकार के बारे में कहीं भी कोई कम्युनल अप्रोच किसी अनुच्छेद में हो, यह आप हमको दिखाइए। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चली कि वाई वी शुड नॉट इंक्लूड सेकुलर इन आवर प्रियम्बुल, ये चली थी। तो अंबेडकर ने कहा कि भाई पूरा संविधान ही सेकुलर है, इसमें सेकुलर नॉन सेकुलर की क्या बात है, सेकुलर तो पूरा संविधान हमारा है। और भी लोगों ने की, हमको लगता है अलादी साहब ने भी की। अगर आप देखिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है तो ये मेरे भाषण का हिस्सा मत बनाइएगा जो रिकॉर्ड कर रहे हो, कि शायद उन्होंने भी कही, मेरा अनुमान ये है। और भी कई लोगों ने कही, मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ एक्सटेम्पोर बोल रहा हूँ, कोई पेपर नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अनेक लोगों ने ये बात कही कि जब पूरा हमारा संविधान ही सेकुलर है तो सेकुलर शब्द अलग से क्यों जोड़ा जाए, और इस पर कंसेंसस उभर गई, तो नहीं जोड़ा गया। लेकिन बाद में वो जोड़ा गया और वो भी गलत समय जोड़ा गया, तो और चर्चा विवाद का मुद्दा बन गया, वो इमरजेंसी थी। लेकिन वो कंट्रेरी टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जिसको अम्बेडकर कहते हैं अपने शब्दों में, वो नहीं है, वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रियम्बुल को आप नहीं बदल सकते, उसमें कुछ अकॉर्डिंगली एक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जो अनुकूल हो, जो आप लगता है कि इसके ये कहीं भी भारत के संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, तब तो बात सही है। लेकिन आप उसकी पूरी धारणात्मक बदलाव उसमें नहीं कर सकते, एक तो ये। दूसरी बात, डिस्पाइट ऑफ आर्टिकल 368, दूसरी बात कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 12 से 35, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 यानी 35, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। आप इन फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट। आप इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संशोधन नहीं कर सकते, कंट्रेरी इसको आप उलट नहीं सकते, जैसे बाद में किया गया था ना, ऐसा नहीं कि नहीं किया गया, लेकिन आप उनको उल्टा नहीं कर सकते, सिर के बल नहीं खड़ा कर सकते। तीसरी बात भी एक है कि जो हमारे संविधान में जो चीज़ें चल रही थी
उसमें 1964 के आसपास एक विवाद पैदा हुआ था। 64 था या 63 था, अगर मैं कहीं याद कर पाऊँ तो संभवतः यह 67 का था। ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, ये विवाद। और ये विवाद जो था, इसमें जो कोर्ट ने उस पर साफ शब्दों में कहा कि आप फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको आप सिर के बल नहीं खड़ा कर सकते। जो बात मैंने अभी कही उस पर ये बात आई। लेकिन फिर भी जो बहुत महत्वपूर्ण बात बाद में आई HR खन्ना साहब के समय, HR खन्ना साहब जो अभी चीफ जस्टिस हैं, उनके वो आई थिंक दादा या आई थिंक चचा थे, उन्हीं के परिवार के थे। तो ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आया, बेसिक स्ट्रक्चर, आई थिंक उनके ताऊ जी थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सवाल आया कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसे भी वायलेट नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो बेसिक स्ट्रक्चर भले ही 73 में आया हो, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती की केस थी केरल सरकार के बनाम, यानी केरल सरकार के खिलाफ केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में गए थे। इसी तरह से गोकुलनाथ जो थे, गोलकनाथ, ये पंजाब सरकार के खिलाफ गए थे। दोनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो इसमें जो मामला आया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का नहीं बदल सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? जाहिर है, मैं उसकी जो व्याख्या करता हूं वो यही है कि फंडामेंटल राइट्स और आप प्रियम्बुल दोनों को नहीं पलट सकते, बिल्कुल नहीं पलट सकते। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो ये तो बात की चीज़ है, बात की चीज़ नहीं है। बाद में भले ही मंच की हो, बहस में आई हो, लेकिन ये बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही बुनियादी बात है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बार बार ये बात कही गई है। उसकी भाषा चाहे जो रही हो, स्वयं अम्बेडकर ने ये बात कही है और भी बहुत सारे लोगों ने कही है। तो ये मुझे लगता है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज की जो डिस्कोर्स है आज का, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आर्टिकल 368 का बहाना लेकर हर चीज़ नहीं बदल सकते इस संविधान की। जैसे कोई कहे कि साहब आप प्रियम्बुल में ये जोड़ दीजिए कि भारत पंथ निरपेक्ष नहीं हिंदू राष्ट्र होगा। इट कैनॉट बी, हो ही नहीं सकता। भारत के इस महान गणराज्य और इस महान संविधान के रहते हुए ये संभव नहीं है संवैधानिक तौर पे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो संवैधानिक मॉरलिटी है, संवैधानिक जो नैतिकता है, जिसकी चर्चा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 के अपने महानतम भाषण में भी किया था। और वो भाषण संविधान सभा में उनका आखिरी भाषण था। और मेरी नज़र में संविधान के कॉन्टेक्स्ट में जितने लोगों ने भाषण दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें सबसे बड़ा भाषण था। मैं तो उसको मानता हूं कि नेहरू जी ने आज़ादी के दिन 1947 की रात शाम को जो भाषण दिया था, जिसके बारे में कहा जाता है नियति का संवाद, कि वो भारत की भावी दिशा को निर्धारित करने वाला महानतम भाषण है। मैं नेहरू जी का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन माफ़ करें आप लोग, बी आर अम्बेडकर के 25 नवंबर 1949 के भाषण के आगे नेहरू जी का वो भाषण भी मुझे दूसरे नंबर पर ही लगता है। आप बताइए, आज भारत में जो भी हो रहा है, अपने देश में जो भी हो रहा है, 25 नवंबर 1949 का भाषण अम्बेडकर का अगर आप पढ़ें तो वो सारी आशंकाएं वो प्रकट करते हैं कि भारत कहां क्या करेगा और क्या नहीं करेगा तो क्या होगा। जिस संविधान में समता की बात है, इक्वलिटी की बात, जिस संविधान में लोकतंत्र की बात है, स्वतंत्रता की बात है, भ्रातृत्व की बात है, आप बताइए ना 1950 के बाद कितनी समता हमने लाई है अपने समाज में। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप उसको पलट दीजिए, आप कहिए कि समाजवाद नहीं होना चाहिए, समता नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्षता नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए, तभी तो हम इंस्पायर होकर उसको अचीव करने की ओर बढ़ेंगे। संविधान निर्माता जानते थे कि भारत 1950 में उस तरह का नहीं है, समतामूलक नहीं है, लेकिन समतामूलक बनना है, इसीलिए प्रेमबुल में रखा गया था। लेकिन 75 साल के बाद भी हम क्या पाए हैं? और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 25 नवंबर के उस भाषण में यह बात साफ कर दी थी कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा दिन आएगा। और वो आ गया वो दिन।
आज की स्थिति यह है कि भारत में समानता जो है, समता, यानी एक बहुत बड़े अमीर आदमी में और एक बहुत गरीब आदमी में जो फर्क है वो 1922 से भी ज़्यादा है। और ये आंकड़ा उर्मिलेश अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं। मैं मनगढ़ंत बातें करने वाला पत्रकार नहीं हूँ, मैं तथ्यों पर बात करता हूँ। ये दुनिया के महानतम इकोनॉमिस्ट आज की तारीख में जो माने जाते हैं, 4-5 लोग, उसमें फ्रांस के थॉमस पिकेटी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। आप लोग गूगल पे अभी कीजिए थॉमस पिकेटी, आपको अनेक चीज़ें आ जाएंगी। उनकी किताबें पढ़कर लोग पीएचडी करते हैं, प्रोफेसर बनते हैं और किताबें लिखते हैं। तो थॉमस पिकेटी साहब ने, उनकी जो टीम है रिसर्चर्स की, उन्होंने बताया अपने रिसर्च में कि 1922 में भारत में, यानी अंग्रेजों के ज़माने में, जब संविधान अभी नहीं बना था, आज़ादी की लड़ाई भी बहुत आगे नहीं बढ़ी थी, 1922 में भारत में जो असमानता थी जितनी, उससे भी ज़्यादा असमानता भारत में आज है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, घोड़ा गाड़ी पर चल रहे हैं, तब तो बैलगाड़ी पर थे। वो गरीबी थी, वो असमानता नहीं थी। यानी जो सबसे अमीर आदमी है, जो सबसे गरीब आदमी, उसके बीच का फर्क असमानता है आर्थिक तंत्र, अर्थशास्त्र में। अब आपको मैं बड़ी दिलचस्प एक आंकड़ा बताऊं, आप इसको भी सुन लीजिए कि 1922 में जो भारत में टॉप 1% अमीर था, यानी भारत का 1% जो रिच था, सुपर रिच जिसको कहेंगे, वो जो था, वो आबादी के कुल जो पूरे देश के एसेट्स थे, पूरी देश की जो संपदा थी, उसमें 40.01% का मालिक था। कितना था? 40.01% का मालिक था, 1% अमीर उस समय का, 1922 में। और जो 2023-24 का जो आंकड़ा आया, उसमें भारत का 1% जो सुपर रिच है, वो 40.50% संपदा का मालिक है। लेकिन अर्निंग जो है उसकी और बढ़ी है। अर्निंग का पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, संभवतः 15%। एक सेकेंड, यस, अर्निंग का डिटेल नहीं है तो मैं गलत आंकड़ा नहीं पेश करूंगा। लेकिन ये हालत है कि आपके यहां जो सुपर रिच उस समय का था, वो आज के सुपर रिच से भी ज़्यादा रिच हुआ है और ज़्यादा बढ़ा है, आकार भी उसका ज़्यादा बढ़ा है, केवल एसेट्स नहीं बढ़े हैं। तो ये फ़र्क है। तो इसका मतलब यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल में रखा समता की बात, उसको आपने अचीव नहीं किया है, आपने उसको खोया है। जितनी थी स्थिति खराब, उससे और ज़्यादा खराब हुई है। तो हमारी अमीरी थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन गरीबी भी, जो फ़र्क है गरीबी अमीरी का, वो बहुत बड़ा है। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने अचीव नहीं किया। और अम्बेडकर ने यही कहा कि हमने अभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हासिल की है। He said clearly, we have achieved political democracy, and by this constitution we have to achieve social democracy also. But we couldn't. हम सोशल डेमोक्रेसी अचीव नहीं कर पाए और ना तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव कर पाए। तो हम अगर केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही अपने को सीमित रख देते हैं और सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, आपके उड़ीसा में तो आमतौर पे बहुत ज़्यादा कटुता नहीं है समाजों में, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। लेकिन आप यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों में देख लीजिए कितनी कटुता है, कितने वैमनस्य है, कितना भ्रातृत्व तो बिखर चुका है। तो ये सामाजिक लोकतंत्र यही कहलाता है कि आप कम्युनिटीज़ के बीच में, समुदायों के बीच में कितनी दोस्ती, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितनी एकता स्थापित करते हैं। ये हमारे संविधान का एक लक्ष्य रहा है, वो हमने नहीं अचीव किया। और आर्थिक लोकतंत्र भी हासिल नहीं हुआ। दुनिया के जिन देशों में लोकतंत्र ने, जिन देशों में बहुत लंबा चौड़ा संविधान नहीं है, उन्होंने भी अचीव किया है बहुत कुछ, और वे पूंजीवादी मुल्क हैं। पूंजीवादी लोकतंत्र है उन मुल्कों में। स्वीडन है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया है,
आप कल्पना कीजिए ना कि आपके देश की बात की जाती है, हम विश्व गुरु बनेंगे, क्या बनेंगे हैं, और आप डंकी रूट से जा रहे हैं, अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किन किन मुल्कों में जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ कृषि पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। हम कंज्यूमर सोसाइटी पूरे समाज को बना रहे हैं। महात्मा गांधी जो बात कहते थे उसके ठीक उलट काम कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी से कई मुद्दों पर असहमति हो सकती थी हमारे संविधान सभा के निर्माताओं की, जो उसमें काम कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी थीं जिनको कि मद्देनजर रखा जाना चाहिए था। तो पूरी सोसाइटी को आज कंज्यूमर सोसाइटी आप बना रहे हैं। उत्पादन का कोई आपके पास लक्ष्य नहीं है बड़ा। आपको मालूम है ना, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग का जो रोल है जीडीपी में, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो घटता जा रहा है। अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है भारत सरकार का, मेरा नहीं है, भारत सरकार के अपने आंकड़े के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज इन टोटल जीडीपी ऑफ द कंट्री इज नॉट राइजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। आप सोचिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन चीज़ों के ही नहीं केवल न खिलाफ थे, बल्कि उनका यह कहना था कि इसके लिए ठोस मैप बनाया जाना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग, वो सारे नेशनलाइज होने चाहिए। और लेकिन हम तो बालको फालको सबको बेचते जा रहे हैं, सबका विनिवेश करते जा रहे हैं। जो बचे खुचेगा वो भी कर देंगे ना। आप लोगों के यहाँ तो बहुत सारी माइंस हैं, सरकारी थी, कारखाने थे, सब और भी बहुत हैं। ठीक उसी तरह से बी आर अम्बेडकर का ये भी कहना था कि हम कृषि को जो है कोऑपरेटिव शैली में नेशनलाइज करेंगे। उनका कहना था कि ज़मीन किसी एक की नहीं होनी चाहिए, पूरी ज़मीन का मालिक देश होना चाहिए, और हम छोटे छोटे फॉर्म बनाकर कोऑपरेटिव सिस्टम से खेती कराएंगे और पट्टे पर ज़मीन देंगे, पट्टे पर, और कुटुंब आधारित पट्टे होंगे। कुटुंब आधारित का मतलब, जैसे मान लीजिए आप बरगढ़ का एक गांव है तो उसके आसपास की ज़मीन उसी गांव के लोगों की होगी, और जो परिवार होंगे, मान लीजिए 10 परिवार हैं जो अलग अलग हो चुके हैं, उनको एक बड़े भूखंड पर दे दिया जाएगा कि मिल के आप करोगे। अभी मैं गया था संबलपुर से बाद हीराकुंड के पास, और वहाँ एक नेचर कैंप में हम लोग रुके रात को। हमारे साथ यहाँ के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति प्रदीप भाई भी थे, प्रदीप होता, आप सब जानते ही हैं उनको। तो हम दोनों ने बात की, वहाँ के लोगों से पता चला कि एक अच्छा काम किया है पुरानी सरकार ने, नवीन पटनायक साहब की, कि वहाँ पर जो नेचर कैंप है, ये मेरे लिए भी एक एग्जाम्पल था, बहुत ही खूबसूरत लगा। मैं तो कहूँगा कि बाहर भी जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि उसको एडॉप्ट करें वो पॉलिसी के तौर पे, कि वहाँ जो भी पैसा अर्जित हो रहा है नेचर कैंप से, उसका 33% संभवतः, एक सेकेंड मैं एग्जैक्ट बताऊँ ताकि गलती ना हो, मैंने नोट किया है। I have that data. वो चलते चलते मैंने नोट किया तो किसी पर्ची पर मैंने कर दिया। यस। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए ना किसी भी चीज़ में। हाँ, ये उन्होंने बताया मुझे, बहुत ही दिलचस्प ये आंकड़ा है कि 33% जो आमदनी का हिस्सा होगा, जितना भी मिलेगा, कितने उसमें शूट बने हुए हैं, बहुत सारा लोग नौकायन करते हैं, खाना खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो जितना भी पैसा आएगा उसका 33% आमदनी जो है एम्प्लॉइज़ की सैलरी पर खर्च होगा, एम्प्लॉइज़ की सैलरी पर। 10% गाँव को जाएगा, जिन गाँव की ज़मीन डूब गई और जो लड़के जिन गाँव के हैं वो 10% जो है गाँव को जाएगा। 6 गाँव हैं टोटल जो प्रभावित हुए। ठीक है, उस समय विस्थापित हुए, उनका कल्याण नहीं हुआ बहुत लोगों का, मुझे मालूम है, लेकिन 10% गाँव को जाएगा, 10% सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास सिर्फ 10% जाएगा, और 10% जो है स्टॉक में रहेगा, 37% मेंटेनेंस के लिए रखा जाएगा। ये जो एक आप ठीक है इसकी आलोचना कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा ये हो जाना चाहिए, फेरबदल होना चाहिए, लेकिन एक अद्भुत मॉडल है। आप इससे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और हुआ यह है कि वे लड़के जो वहाँ काम करते देखे हमने,
उनमें इतनी लगन, इतनी प्रतिबद्धता थी कि लग रहा था कि वो अपने घर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक एम्प्लॉई हैं या बेमन से काम कर रहे हैं सरकारी बहुत सारी मुलाजिमों की तरह। मैं सभी मुलाजिमों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तो अंबेडकर का भी यही कहना था कि खेती बाड़ी हम ऐसे कराना चाहेंगे, इन्वॉल्व होकर लोग करें और बेहतर उत्पादन करें। दुनिया के कई मुल्कों में इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला है, यहाँ तक कि पूंजीवादी मुल्कों ने भी अडॉप्ट किया है ये मॉडल। ये केवल कम्युनिस्ट कंट्री या समाजवादी कंट्रीज में नहीं हुआ है, अब तो कम्युनिस्ट कंट्री भी नहीं रहे, लेकिन जिन देशों में समाजवादी क्रांति हुई उन देशों में ये मॉडल अपनाया गया। लेकिन कई पूंजीवादी देश दुनिया के हैं जहाँ ये मॉडल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब मैं कोई सरकारी आदमी तो हूँ नहीं कि मैं पूरी दुनिया घूम लूँ, लेकिन जिन देशों में मैं गया हूँ उनमें कई देशों में मैंने ये मॉडल पाया। तो मेरा ये कहना है कि ये बात जो उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण थी और इसके जरिए हम अपने मुल्क को बेहतर कर सकते थे, समानता को अचीव कर सकते थे, असमान समाज जो विकसित हो रहा है भारत का उसको रोक सकते थे, ग्रोथ बढ़ा सकते थे। अब जो ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं वो फर्जी आंकड़े हैं, क्योंकि फर्जी इसलिए हैं कि आप इस गैप को दिखाई नहीं रहे हैं जो लोगों के बीच में गैप है। इतनी ह्यूज बेरोजगारी है, इतना भयानक बेरोजगारी है कि आपके मुल्क के लोग क्या नहीं करने को मजबूर हो रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के। और वो सबसे अधिक लड़के कहाँ भाग रहे हैं गैर कानूनी ढंग से, किन देशों में जा रहे हैं? गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के। ये तीनों भारत के अति विकसित राज्य माने जाते हैं। हमको याद है कि एक चुनाव हुआ था जिसमें गुजरात को पूरे देश का मॉडल के रूप में पेश किया गया था कि पूरे भारत में गुजरात का मॉडल ही लागू होना चाहिए, और वहाँ के डंकी रूट से लड़के जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं सबसे अधिक। बताइए तो कौन सा आपका मॉडल है भाई? कोई बताए हमको। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अपने अगर संविधान की जीवंतता के बारे में हमारी आपकी चिंता है तो लोकतंत्र, जो राजनीतिक लोकतंत्र जो अचीव करने की बात अंबेडकर ने कही, मैं उनको कोट करना चाहता हूँ अंबेडकर साहब को, और आप पाएंगे कि वही बात जो उन्होंने कही आज घटित हो रहा है। अंबेडकर साहब ने अपने एक भाषण में कहा जो 25 नवंबर 1949 को उन्होंने दिया, 26 जनवरी 1950, ये अंबेडकर साहब के शब्द हैं, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक आर्थिक जीवन में हमारे पास अपार असमानता होगी। आप शब्द सुनिएगा उनका। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चलेंगे, लेकिन समाज और अपने आर्थिक जीवन में हम उससे इनकार करते रहेंगे। यानी एक वोट एक व्यक्ति का जो सिद्धांत है डेमोक्रेसी का, उसको हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में उससे इनकार करते रहेंगे। फिर वो कहते हैं कि कितनी देर तक हम अंतर्विरोधों और विरोधाभासों के इस जीवन को जीना जारी रखेंगे। सवाल उठाते हैं, कितनी देर तक हम विरोधाभासों और अंतर्विरोधों के इस जीवन को जीना जारी रखेंगे? अगर निकट भविष्य में हमने सामाजिक आर्थिक जीवन में असमानता को खत्म नहीं किया और असमानता से इनकार करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खो देंगे और असमानता से पीड़ित लोग ही इस राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त करने में जुड़ेंगे, जिसे इस संविधान सभा ने बहुत परिश्रम से निर्मित किया है। क्या बात है! ये हमारे देश का ही नहीं, दुनिया का महानतम चिंतक कह रहा है। एक ऐसा महानतम चिंतक, अब ये भी देखिए अपने मुल्क की खूबी कि 1990 तक इस महानतम चिंतक, महानतम दार्शनिक को पूरे देश ने नज़रअंदाज किया। कोई जानता नहीं था कि अंबेडकर क्या चीज़ हैं। लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे जानते थे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन आमतौर पे जो धारणा बनाई गई थी हमारे विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, राजनीति में, वो ये कि वो दलितों के नेता थे। क्या थी? दलितों के नेता। लेकिन 90 में जब उनको भारत रत्न दिया वीपी सिंह की सरकार ने, भारत के दलित नेताओं के दबाव में आकर, खासकर कांशीराम जी के, ये कम लोगों को मालूम होगा कि वीपी सिंह की सरकार ने जो भारत रत्न उनको दिया उसमें 3-4 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था।
उसमें स्वयं कांशीराम का था। कांशीराम तब तक राजनीतिक क्षितिज पर बहुत महत्वपूर्ण हो चुके थे और उन्होंने वीपी सिंह को कहा कि तुम्हारी सरकार को गिराएगा अगर देवीलाल तो हम समर्थन देंगे, लेकिन तुम बाबा साहब को भारत रत्न दो। रामविलास पासवान और जितने और नेता थे महाराष्ट्र के, खासकर दलित नेता, उन्होंने भी काफ़ी दबाव डाला और वीपी सिंह ने यह काम किया। इसके पहले कांशीराम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर चिल्लाते थे, बोलते थे कि बाबा साहब का क्या काम है, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया। तो महाराष्ट्र की तरह बाबा साहब का भी गाँव में, हमारे उत्तर प्रदेश बिहार वगैरह के गाँव में, हर गाँव में उनकी मूर्तियाँ खड़ी होने लगी, हर गाँव में वो खड़े होने लगे और जितने ऊपर के लोग थे, ऊपर की श्रेणी के लोग समाज के, वो उन मूर्तियों को तोड़ते थे। उनमें बहुत सारे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिरफिरे किस्म के लोग थे और इस तरह से काफ़ी विवाद भी कई बार पैदा होता था गांव में, लेकिन वो स्थिति बनी। तो कांशीराम जी ने एक तरह से कुछ और किया या न किया, बहुत ही खराब सरकार उन्होंने चलाई, वो अलग बात है, मायावती जी के नेतृत्व में, और वो पार्टी डूब रही है और डूबना ही था उसको। लेकिन एक बड़ा काम किया कांशीराम जी ने कि उन्होंने जिस अंबेडकर को उसकी महानता के बावजूद, उसकी विराटता के बावजूद राजनीतिक तौर पे, दार्शनिक तौर पे इस समाज ने दफन कर दिया था, उसको जिंदा कर दिया और अंबेडकर जीवित ही नहीं हुए, वो पूरी दुनिया में फैल गए। आज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर के विस्कॉन्सिन, हर जगह दुनिया भर में, कोई भारत में विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां अंबेडकर पर पीएचडी न हो रही हो या अंबेडकर को न पढ़ा जा रहा हो। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि भारत में एकमात्र वही चिंतक है, आधुनिक चिंतक, जिसका विरोध करके कोई पार्टी भारत में सर्वाइव नहीं कर सकती। गांधी जी की, नेहरू जी की, दीनदयाल उपाध्याय की, सावरकर की, गोलवलकर की, अब्दुल कलाम आजाद की, किसकी, जिसकी चाहे नाम ले लो, मुलायम सिंह यादव की, सबकी आलोचना करके कोई पार्टी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की आलोचना करके कोई पार्टी बहुत मुश्किलात में फंसेगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और ये बाबा साहब का रोल है, क्योंकि उस आदमी ने बेसिक काम किया, वो ये किया कि इस देश के लिए जरूरी क्या है। लोग जो समझते हैं कि वो दलितों का नेता था, बिल्कुल नहीं, वो भारत का नेता था। अगर आपको विश्वास ना हो तो सविता अम्बेडकर की आप बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए। सविता अम्बेडकर, आप लोग नाम सुने हैं ना, ये अम्बेडकर साहब की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की मृत्यु हो गई, रमाबाई की, तो उन्होंने दूसरी शादी की। ये डॉक्टर थी, बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर, और सारस्वत ब्राह्मण परिवार से आती हैं। और सविता अम्बेडकर और जब बाबा साहब की शादी हुई, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मैरिड लाइफ नहीं चली, 9 साल चली, क्योंकि 56 में बाबा साहब का निधन हो गया। तो लेकिन सविता जी ने जिस तरह से अम्बेडकर साहब का वर्णन किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उससे लगता है कि वो उनके अंदर किसी जाति, किसी वर्ण के खिलाफ कोई आक्रोश, कोई नफरत, कोई दुर्भावना थी ही नहीं। वो इस मुल्क को बनाना चाहते थे कि ये बदले मुल्क, ये उस तरह हो जैसे दुनिया के और विकसित देश बने हैं, एक ताकतवर मुल्क बने, ये हमेशा उनकी इच्छा थी। तो वो अम्बेडकर जब कहते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र अगर अचीव नहीं करोगे, आर्थिक लोकतंत्र अचीव नहीं करोगे, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, खिसकते रहोगे, घिसटते रहोगे। लेकिन एक बहुत खूबसूरत, ताकतवर, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला मुल्क बनाने के लिए मुझे लगता है कि किसी जगह, किसी भी दुनिया में, कहीं भी आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा। और इनोवेशन इज नॉट पॉसिबल अनलेस यू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। भारत इस समय दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां असमानता सबसे अधिक है। हमारी डेमोक्रेसी फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में ग्लोबल इंडेक्स में आ चुकी है। फ्लॉड डेमोक्रेसी का मतलब त्रुटिपूर्ण डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ फ्रीडम इंडेक्स जो मीडिया का है वो 159वें पोजीशन पर है। क्या गलत तो नहीं है? नो, आसिन बदला है, पिछला था, इस बार थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो 180 मुल्कों में 159वें पोजीशन पर हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस है।
और ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ये दुनिया भर के रिसर्चर्स की एक टीम है जो बनाती है। अच्छा एक सेकेंड, हम आपको मौका देंगे सवाल का, लेकिन मैं कंप्लीट कर लूँ। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जिसका भारत एक सदस्य है, उसका जो यूएनडीपी का आंकड़ा है वो बताता है कि एसडीआई में हम दुनिया के जो देश हैं उसमें फिसड्डी हैं, 100 समथिंग है, 138 या 31 है, आप गूगल करेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। अब ये आंकड़ा तो यूनाइटेड नेशन का है। अगर वो गलत होता, जैसा भाई हमारे कह रहे हैं, हम बाद में बात करेंगे आपसे, लेकिन अगर गलत होता तो भारत सरकार अब तक यूएन की ऐसी की तैसी कर देती। आज की भारत सरकार बड़ी तगड़ी सरकार है, बोलने में बहुत आगे है, करने में भले ना हो, लेकिन चीखने और बोलने में तो इतनी ज़्यादा ताकतवर ये सरकार है कि ये पूरी दुनिया में एकदम आवाज़ उठा देती है ये सरकार यूएन के खिलाफ कि भाई ये क्या आंकड़े गलत परोस रहे हो, लेकिन नहीं कर सकी, कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं किया है। अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया होता भारत सरकार ने उस आंकड़े को, तो मैं कतई मैं तथ्यों पर बोलने वाला पत्रकार हूं, मैं कभी मनगढ़ंत बात नहीं करता और अपनी ओर से नहीं बोलता। इसलिए ये आंकड़े सही हैं, यकीनन ये सही हैं। आप बताइए, फ्रीडम ऑफ प्रेस अगर आपको ये लगता है कि ये गलत आंकड़ा है, तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ मीडिया टुडे? कौन देखता है टेलीविजन इस देश का? वही देखता है जो अपने दिमाग में अज्ञान का प्रसार करना चाहे। इस देश का मीडिया अज्ञानता का आनंद लोक पैदा कर रहा है, खासकर टेलीविजन चैनल। आप दुनिया के दूसरे चैनलों को देखिए, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, अपने बच्चों को बता रहे हैं। आप बताइए दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, और हम भगदड़ मचाए हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सारी सड़कें जाम पड़ी हैं। हम किसी ऐसे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कहां हम पहुंचे हैं। हम सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं, सभी संस्कृतियों का आदर करने वाले लोग हैं, लेकिन हम बता क्या रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं अपने मुल्क को? नफरत क्यों इतनी फैला रहे हैं अपने मुल्क में? क्या अचीव होगा उससे? क्या हमारे संविधान ने यह कहा है कि आप इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़िए और हर जगह उत्खनन कीजिए, हर एक बिल्डिंग जो आपको उल्टी दिखाई दे उसके नीचे कोई तलाश कीजिए? भाई कितने संतुलित बयान दिया था आरएसएस के चीफ ने। उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला हल हो गया, अब हम और कहीं इस तरह का मसला नहीं उठाएंगे। उन्होंने साफ कहा था, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया गया उन्हीं के लोगों द्वारा। कितनी दुखद बात है। तो मेरा यह कहना है कि इन मसलों पर ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। राजनीतिक ढंग से मत सोचिए, और वो भी राजनीतिक पूर्वग्रह से मत सोचिए। हमें अपने मुल्क को विकसित अगर मुल्क बनाना है तो संविधान सभा की रोशनी में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और संविधान सभा ने एक स्वर से, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, याद कीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यहां तक कि कश्मीर डिबेट में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। अब आज की सरकार तो 370 को खत्म कर चुकी है, खत्म तो नहीं, निष्प्रभावी कर चुकी है। उसका सही शब्द है निष्प्रभावी करना उस आर्टिकल के उसको। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 370 को सपोर्ट किया था। सिर्फ एक आदमी ने विरोध किया था, और वो थे मोहानी साहब। क्या उनका पूरा नाम था? हसरत मोहानी, बिल्कुल, उन्होंने विरोध किया था 370 का। ओनली वन, गो एंड सी द रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिसिटी थी, ऐतिहासिकता थी उस दौर की। तो इसलिए मेरा ये कहना है मित्रों कि हम इमोशन पर ना जाएं, भावनाओं में ना जाएं, हम तथ्यों पर जाएं और इस बात को समझें कि कहां से कहां हम जा रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं इस देश में राशन पाकर जीवित हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सबके पास राशन नहीं है, बहुत सारे लोग राशन बेच देते हैं। मैं स्वयं एक बार गया था उत्तराखंड में, तो एक बड़े अच्छे खासे परिवार के सज्जन अपने नौकर के साथ राशन की लाइन में खड़े थे। मैंने पूछा, भाई साहब आप क्यों ले रहे हैं? अच्छा, वो जानते नहीं थे कि मैं कौन हूँ। फिर मुझे पहचान गए, कहेंगे आपको तो मैंने कहीं देखा है। मैंने कहा देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि
आप उर्मिलेश तो नहीं है? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। अरे मैं आपको देखता रहता था आज तक में, आजकल आते नहीं, आज तक पर क्यों नहीं आते? मैंने कहा 2019 के बाद मैं आज तक पे जाना बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा आप क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा अरे छोड़िए अब क्या बताऊँ। तो मैंने ये भी हो रहा है राशन में, लेकिन क्यों हो रहा है? आप राशन क्यों दे रहे हैं ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं है, जो बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? राशन पैदा करने वाले लोगों को बढ़ाइए, राशन पाने वालों को क्यों आप बढ़ा रहे हैं? मेरा ये कहना है। तो वोट की ऐसी राजनीति तो भारत को कहीं नहीं ले जाएगी ना। तो इसलिए दोस्तों मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन कर रहा हूं और एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जो 3 बातें जो मैंने गिनाई आपके समक्ष, पहला तो प्रियम्बल, दूसरा फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम अगर टोटलिटी में कहें तो बेसिक स्ट्रक्चर जो HR खन्ना साहब ने कंसेप्चुलाइज किया, इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप किसी कीमत पर चैलेंज नहीं कर सकते, उसको आप हटा नहीं सकते, उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये हमारा नहीं कहना है, संविधान सभा की भावना है, विचार है, उसका दर्शन है। तो और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं विवादों के बारे में अपनी बात नहीं कहूँगा। मैं तो केवल उन्हीं मुद्दों पर कहना चाहता था जो ज़रूरी मुझे लगा। हाँ, बाकी आप लोग अगर कुछ चाहें तो मैं उसके लिए तैयार हूँ बात करने को। कोई भी सवाल दिमाग में हो तो आप बात करिए।